बच्चा लोग कैसे चल रही है नीट की तैयारी? तो नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है, जो सेक्शन है वो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, जो कि थोड़ा हार्ड भी माना जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो उससे हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो को। तो ये सेक्शन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें मेंडल्स के अलग अलग लॉज हम देखेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे, उस पर डिस्कशन डिटेल में करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और जो लास्ट है वो है इवोल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट एपिसोड, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। इसमें कुछ इमेजेस दिख रहे हैं। अब बात तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि शुरुआत है हमेशा सिंपल से ही करेंगे ना। तो इसमें अलग अलग एनिमल्स दिख रहे हैं। तो अगर हम एलिफेंट की बात करेंगे तो एलिफेंट जब अपना बेबी प्रोड्यूस करेगा तो वो एलिफेंट का ही बच्चा होगा, या फिर पांडा अगर उसको बेबी होगा तो वो बेबी पांडा ही ऑब्वियसली होगा, चूहा तो नहीं होगा। और अब प्लांट की भी बात करेंगे हम, तो अगर पीपल का पेड़ है तो उसके सीड से जो छोटा सा जो पौधा ग्रो होगा वो पीपल का ही होगा, आम का तो नहीं होगा। ये तो सब बच्चों को पता है, सबको ही पता है। लेकिन ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमको ये बात तो इजी लगती है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमारे चैप्टर की पहली लाइन ही है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? ये होता क्यों है, यही तो देखना है इस चैप्टर में। अब मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। ये इमेज में क्या दिख रहा है अपने को? ये पेरेंट्स हैं और ऑब्वियसली वो उनके बच्चे हैं। अब भीड़ में अगर इनको रखोगे तो आप जानोगे कि हाँ, ये शायद इनके बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी दिख रही है। लेकिन आप ठीक से अगर ये डायग्राम या फिर ये इमेज देखोगे तो ये सिमिलर तो है, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर है क्या? नहीं है। कोई भी बेबी या कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट सिमिलर कभी भी नहीं होता। फिर इसके पीछे क्या रीजन है? ये चीजें हम सबको पता है, ऐसा क्यों है? मतलब पता है ऐसा है, लेकिन ऐसा क्यों है ये हम लोगों को नहीं पता। यही तो ये चैप्टर में सीखना है। अब मैं और एक मॉब देती हूँ। वो इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिमिलैरिटीज अपने को दिखती है एक ग्रुप में या फिर पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स में, दीज आर बिकॉज ऑफ ओनली इनहेरिटेंस। अब 2 वर्ड बार बार आएंगे चैप्टर में। एक आएगा इनहेरिटेंस, दूसरा आएगा वेरिएशन। इनहेरिटेंस, वेरिएशन। इनहेरिटेंस को अगर आप बोलना चाहोगे अपनी भाषा में तो उसको बोलेंगे अनुवंशिकता। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बच्चों में एक्सप्रेस होते हैं और आते हैं पेरेंट्स से, उनको बोलेंगे इनहेरिटेंस। और वेरिएशन, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखते, अलग दिखते हैं। अब ये डिफरेंस बोले तो वेरिएशन, और सिमिलैरिटी जो है वो इनहेरिटेंस। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। अब और एक वर्ड आएगा जो बार बार रिपीट होगा, वो है ट्रेट्स। कभी सुना नहीं होगा तो लगेगा अपने को ट्रेट्स क्या है? कुछ नहीं है, ज्यादा सिंपल है। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी भी मैंने डायग्राम इसलिए डाली है कि अपने को सब प्रिंसिपल्स या सब चीजें और इजी करनी है, और इजी। अब ये भाई साहब की फर्स्ट इमेज में आप देखोगे तो बाल काले हैं, और दूसरे इमेज में आप देखोगे तो वो ब्राउन है। तो बाल काले होना या ब्राउन होना, कर्ली होना या स्ट्रेट होना, फिंगर्स लंबे होना, छोटे होना, आंखें नीली होना, ब्राउन होना, काली होना, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम साइंस में बोलेंगे ट्रेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे ट्रेट्स। ओके, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वही डेफिनेशन। अब थ्योरी वाले बच्चे ये डेफिनेशन याद करनी है अपने को।
इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है? जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्रोजेनी में दिखेंगे वो पेरेंट्स के साथ सिमिलर होंगे, वो होगा इनहेरिटेंस। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट दिखेंगे वो हो गया वेरिएशन। बात सिंपल है एकदम। अब क्वेश्चन ये है कि वेरिएशन क्यों आता है? इनहेरिटेंस तो चलो ठीक है, सिमिलैरिटी, पेरेंट्स से बच्चे आएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक आएंगे क्योंकि जीन्स दोनों के उसमें इन्वॉल्व होंगे, फादर के होंगे, मदर के होंगे, तो उनके कैरेक्टर्स बच्चों में आना ये ठीक है। लेकिन वेरिएशन क्यों? बच्चे एग्जैक्ट सिमिलर ना मदर से होते ना फादर से होते। अब ये जो कंसेप्ट है कि वेरिएशन बच्चों में आता है, ये 8000 से 1000 BC से हम सब ह्यूमन बीइंग्स को पता है कि इट इज अ व्हाट इज अ रीजन विच इज अ हिडन, that is in sexual reproduction, because in sexual reproduction there is a compulsory involvement of two gametes, one from mother, one from father. So mother is giving 23 chromosome, father giving 23 chromosome. As they combine with each other, formation of a zygote take place, and that zygote have 46 chromosomes. Is 23 from mother, 23 for father is equal to 46 क्रोमोसोम्स। सो जो जाइगोट बनेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ना कि सिर्फ मदर का है, ना कि सिर्फ फादर का है। तो बच्चा बनेगा तो वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा, इसीलिए वेरिएशन आता है। ना वो 100% मदर की तरह दिखेगा, ना वो 100% फादर की तरह दिखेगा। ठीक है, एकदम इजी बात है। अब इसका एग्जाम्पल आपके नीट के बुक में जो दिया है कि ऐसे जो एकदम हाईली इवॉल्व और बेस्ट क्वालिटी के जो काऊ और जो ऑक्सिस है, उनका जो हाइब्रिड बना के सहीवाल काऊ जो पंजाब में मिलता है, मतलब ये सहीवाल काऊ कई सारे सालों से या कई शतकों से इंडिया में पाया जाता है। मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन पहले ही हो चुका है, मतलब पहले के लोग इससे यूज टू थे, लेकिन उनको इसके पीछे साइंस क्या है बस बात इतनी पता नहीं थी। हाइब्रिडाइजेशन ये बात तो पता थी, लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या है जीन्स क्या है, फैक्टर्स जो कि इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चीजें नहीं पता थी। हाँ, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से सुपेरियर क्वालिटी मिलती है, इतनी बात उनको पता थी। ये आपके नीट के बुक का है, तो आपको ये पढ़ लेना है। तो चलो मेन मुद्दे से स्टार्ट करेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब पहली बात मैं ये बता दूं कि मेंडल साहब जो थे, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है, ग्रेगर मेंडल, द ग्रेट ग्रेगर मेंडल, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूस 7 इयर्स तक, मतलब 1856 से 1863 तक कंटिन्यूसली उन्होंने एक स्पेसीज, पीज की स्पेसीज पे उन्होंने वर्क किया, अलग अलग उनके ट्रेड्स को, कैरेक्टरिस्टिक को उनको स्टडी किया, उनके ट्रेड्स लिए, उनके रिकॉम्बिनेशंस किए, उसके बाद उन्हें बहुत सारे रिजल्ट मिले। लेकिन एक बहुत दुख की बात यह है कि जब तक वो जिंदा थे या उनके डेथ के 16 इयर्स तक उनका जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, मतलब किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना किसी ने ध्यान दिया। अब उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो पहले हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो है ग्रेगर जे मेंडल। उनका बर्थ ईयर है 22 जुलाई 1822 और उन्होंने वर्क किया, ये स्पेसीज भी इम्पोर्टेंट है, पाइसम सटाइवम जो स्पेसीज है, मतलब उनको हम पीस बोलते हैं, ग्रीन पीस। ओके, तो चलो अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ट्रेड्स, मैंने पहले ही बोला है ट्रेड्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन्होंने 7 ट्रेड्स, थेरी वाले बच्चों ये लर्न करना है भाई, 7 पूरे ट्रेड्स लर्न करने हैं जैसे कि वैसे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन से 7 ट्रेड्स थे। तो ये 7 ट्रेड्स जो है वो राउंड कलर, सीड्स का शेप है, राउंड है या फिर रिंकल है, फिर येलो है, ग्रीन है, अलग अलग वाइल्ड स्पेसीज ली, हाइब्रिड अलग अलग स्पेसीज उन्होंने ली।
हाइब्रिड नहीं ली, वाइल्ड स्पेसीज हो या डोमेस्टिक स्पेसीज हो, ये 2 स्पेसीज उन्होंने ली। उसमें ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले या ट्रेड्स वाले उन्होंने सीड्स सिलेक्ट किए। अब ये डायग्राम में ऊपर कुछ तो लिखा है जो नया है, मतलब जो फर्स्ट टाइम में चैप्टर पढ़ रहे उनके लिए नया है और उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी। डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड। अब डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है? अब तुम झगड़ा जब करते हो, जो ज्यादा मार कुटाई करता है वो डोमिनेंट रहता है और जो मार खाता है वो रिसेसिव रहता है। यही इक्वेशन जो है वो साइंस में हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। एक सिंपल एग्जांपल देखती हूँ। इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम दी है, ये मेल की आंखें, अब समझो ये मेल और फीमेल मतलब पेरेंट्स है। तो अगर मेल की आंखें ब्राउन कलर की है और फीमेल की आंखें ब्लू कलर की है, जब इनका बच्चा पैदा होगा तो या तो वो ब्राउन या फिर ब्लू आंखों वाला होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन तो नहीं होता। तो कोई एक ही ट्रेट लेके वो पैदा होगा। अगर वो ब्राउन आंखों से पैदा होता है तो फादर डोमिनेंट जीन वाले हैं, या फिर वो ब्लू आंखें लेकर पैदा होता है तो वो फीमेल जो है उनके जीन्स डोमिनेंट है बच्चों में, सिर्फ आंखों के लिए। फिर बालों के लिए अलग, ये रैंडम सिलेक्शन रहता है। मतलब आंखों के लिए अगर मेल डोमिनेंट होगा तो जरूरी नहीं है कि बालों के लिए, उसके टेक्सचर के लिए मेल ही डोमिनेंट हो, ऐसा नहीं। हर एक ट्रेड के लिए कोई भी पेरेंट रैंडमली उनके ट्रेड एग्जिबिट करता है। तो जो दिख के आएगा, जो ट्रेड एक्सप्रेस होगा बच्चे में, ब्लू हो रहा है तो फीमेल डोमिनेंट रहेगी, ब्राउन हो रहा है तो मेल डोमिनेंट रहेगा। सेम यही अप्लाई करना है अब ये राइट हैंड साइड के डायग्राम में। डोमिनेंट ट्रेड जब तुम क्रॉस करोगे राउंड शेप के पी सीड को रिंकल पी सीड से, तब हमेशा डोमिनेंट रहेगा राउंड पी सीड। जब येलो सीड से तुम क्रॉस करते हो ग्रीन सीड को तो हमेशा डोमिनेंट रहेगा येलो सीड। यही सब ट्रेड में उन्होंने जो भी डोमिनेंट लिखे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो रिसेसिव है वो राइट हैंड साइड में। ठीक है, ओके है। चलो अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये नीचे के 2 डायग्राम में हमें दिख रहा है कि कुछ तो ये मैथमेटिकल लॉजिक या इक्वेशन दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में अपना जीन है, मतलब ये थ्योरी का पार्ट है बायोलॉजी का, और इधर जो है वो सब इक्वेशनल दिख रहा है। तो मेंडल ने यही किया कि बायोलॉजी में, मतलब थेरोटिकल सेक्शन में उन्होंने कुछ इक्वेशंस इंसर्ट किए, और जो अपने एक्सपेरिमेंट है वो मैथमेटिकल बेसिस पे एक्सप्रेस करने की उन्होंने कोशिश की, जो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था कि मैथमेटिकल और एनालिटिकल लॉजिक उन्होंने डाला थ्योरी में। इसीलिए उनका वर्क कई सालों से, मतलब क्या, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया या निग्लेक्ट किया, अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा? क्योंकि ये तब के टाइम में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब उनका वर्क ओपन हुआ तब जैसे बूम हुआ, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था कि कंटिन्यूअसली 7 इयर्स ये जो सैंपल साइज था, मतलब जो 7 ट्रेड्स थे उन पे अलग अलग ट्रेड्स पे उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए थे, इतना उनका सैंपल साइज बड़ा था, और सबके एक्सपेरिमेंट प्लस रिजल्ट, जितने एक्सपेरिमेंट उतना डेटा, उतना डेटा उतने एक्यूरेसी, उतनी एक्यूरेसी, जितनी एक्यूरेसी उतना एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है, एक्सेप्टेंस रेट बढ़ता है। तो उन्होंने जो भी पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किए बच्चों, उनको एज अ आइडिया नहीं लिया गया, उनको एज अ रूल लिया गया। बात समझने की कोशिश करो, आइडिया और रूल में बहुत ज्यादा फर्क है। उन्होंने जो भी कंसेप्ट लिखे थे अपने बुक में, उनको एज अ आइडिया नहीं, एज अ रूल हम जब पढ़ने वाले नेक्स्ट कुछ वीडियो में, तो ये रूल्स पढ़ने वाले हैं, ना कि मेंडल्स के आइडिया।
अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो अपोजिट ट्रेट का हमेशा यूज किया। एक अगर पेरेंट टॉल होगा तो उसको क्रॉस करने के लिए दूसरा पेरेंट जो होगा वो डॉर्फ ही रहेगा। अगर येलो सीड वाला प्लांट एक पेरेंट है तो दूसरा पेरेंट उसका क्या रहेगा, ग्रीन। तो टॉल प्लांट लिया, उसके साथ ग्रीन सीड वाला क्रॉस किया, ऐसा नहीं। एक ही ट्रेट के मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक, हाइट, ये कैरेक्टरिस्टिक आप अगर मानते हो तो टॉलनेस एंड डॉर्फनेस ये दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। अगर आप कलर मानते हो ट्रेट तो येलो कलर का सीड और ग्रीन कलर का सीड, ऐसे उन्होंने दो सीड्स मतलब दो अलग अलग पेरेंट्स का सिलेक्शन किया। और लास्ट पॉइंट जो है, उन्होंने जो भी सिलेक्ट किया वो सब होमोजाइगस था। अब होमोजाइगस क्या और हेटेरोजाइगस क्या बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले, खाली इतना समझ लो कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस मतलब क्या, कि जो भी फ्लावर सिलेक्ट किए उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए वो सब सेल्फ पॉलिनेटेड थे। मतलब ये सेम फ्लावर, इसके जो एंथर है उससे जो भी पोलन ग्रेन्स निकल रहे वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और जो जाइगोट बनेगा या फर्टिलाइज्ड सीड बनेगा वो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, उसके रिजल्ट, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।